ફાસ્ટ ફોરવર્ડમાં જવું પડશે આપણે ટાઈમ આપણી પાસે રહ્યો નથી પછી જોવાની અમારું બી ટાઈમ થઈ જશે એટલે આપણે પહેલાં ભાગી થવાનું સિમ્પલ એક લિસ્ટ છે મારો વે ટુ ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ડિપેન્ડન્સ તો એની ઉપર થોડી વાત થઈ ગઈ છે ઓલરેડી સ્ટાર્ટ કેવી રીતે કરવું જોઈએ એના પર પણ થોડી વાત થઈ ગઈ છે જે કંઈક થોડી ઉમેરવા જેવી હશે ઉમેરીશ ગોલ્સ શું હોવા જોઈએ સાયકોલોજી શું હોવી જોઈએ એના ઉપર વાત કરીએ અને પોર્ટફોલિયો કેવી રીતે બિલ્ડ કરાય હલાલ ક્રાઇટેરિયાસ જે છે એ પેરામીટર્સ જે છે એના ઉપર થોડું જોઈએ અને નીડ ફોર લર્નિંગ अबाउट ये जो बैनर मैंने वहाँ पर लगाई हुई है वो यहाँ पर है सिंपल हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है कि हम हलाल कमाई करेंगे ज़रूरत जायज़ ज़रूरतों पर खर्च करेंगे फजूल खर्ची से बचेंगे और उसमें से सेविंग करेंगे बचत करेंगे और जो पैसा है उसको हलाल जगह पर इन्वेस्ट करेंगे। अब हलाल जगह में मुसलमान के लिए कुछ चीज़ें जो है हलाल है कुछ चीज़ें जो हराम है और उसके अंदर मेरा और आपका कोई भी दखल नहीं है। हम उसको किसी तरीके से ट्विस्ट नहीं कर सकते कि भाई जो इस्लाम की नज़र में हराम है उसको मैं हलाल नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इसलिए हमारे पास एक लिमिटेड बॉक्स है उसी के अंदर रहकर हमें चलना है। तो उसके अंदर रियल एस्टेट में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी बिजनेस को हम फंड कर सकते हैं या खुद अपना खुद का बिजनेस डेवलप कर सकते हैं या फिर कमोडिटीज में गोल्ड में सिल्वर में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और उसमें एक जो है जो स्टॉक मार्केट है स्टॉक्स है शेयर्स हैं इसके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर इसके अंदर हमें करना है तो उसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस हैं कि भाई हम शेयर्स में हम बाइंग करेंगे शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन उसको पहचानेंगे कि उसमें इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए हलाल है या नहीं है ऐसे शेयर खरीदेंगे, ठीक है। और म्यूचुअल फंड भी जैसे खरीदेंगे तो उसके अंदर भी उसी को अप्लाई करेंगे। अब जैसे भाई रियाज ने बताया हमारे पास अभी म्यूचुअल फंड में 2 ऑप्शन है जिसमें से टाटा के एग्जीक्यूटिव से तो हमारी बात भी हुई है, आप सब जानते हैं कि उनको हमने लाइव हमारे मीटिंग के अंदर बुलाया था और जूम मीटिंग के अंदर उन्होंने आकर पूरा टाटा का जो भी टाटा म्यूचुअल फंड का पूरा डिस्क्रिप्शन हमें दिया था। तकरीबन 1.5 घंटे का एक प्रेजेंटेशन था उनका जो हमने हमारे साथियों को उनके साथ बैठकर सुनाया था। अब जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लाना हमारे लिए जरूरी है जिसके ऊपर हमने बहुत सारी बातें की। उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होगा गोल सेट करेंगे कि हमारा गोल क्या है, हम आगे क्या करना चाहते हैं। फिर हमारे जो एक्सपेंसेस है उसको राइट डाउन करेंगे कि मैं कितना खर्चा करता हूँ। अगर हम लिखेंगे नहीं ना तो हमको पता नहीं चलता। एक आदमी लिखना शुरू कर देता महीने में 50,000 रुपया कमा रहा है 50,000 रुपीज, अब वो खर्चा भी कर रहा है। तो जैसे जैसे वो अपने खर्चों को लिखना शुरू करेगा डायरी में लिखेगा वो 5 रुपये की बॉल पेन परचेज कर रहा है तो उसको भी रात को उसके लिए 15-20 मिनट रखो उसको लिख दिया उसने कि मैंने आज बॉल पेन खरीदी है 5 रुपये। इस तरीके से वो अपना खर्चा अगर डायरी में लिखना शुरू करेगा तो महीने के आखिर में उसको पता चलेगा कि मैंने कितने पैसे कहाँ पर खर्च किए। फिर उसको ये मौका मिल जाएगा कि भाई इसके अंदर से मैं कैसे उसको फिल्टर आउट कर सकता हूँ, कौन सा खर्चा मैंने सही किया है और कौन सा गलत किया है। और अगले महीने भी उसके अंदर वो अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा कि मेरे पिछले महीने में मैंने ये गलत खर्चा किया था, घर में अच्छा खाना था बना हुआ था लेकिन मैं फोकट में होटल में खाने लगा गया और 2-3 हज़ार रुपया मैंने वेस्ट कर दिया। तो ऐसे करके वो अपने आप को खुद को एक स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेगा, अपने आप को सही करने की कोशिश करेगा। तो खर्चा लिखना बहुत जरूरी है। फिर जो है हमारे जितने कर्जे हैं उसके ऊपर हमारी निगाह रहनी चाहिए। अगर हमने किसी से कर्जा लिया हुआ है तो कर्जा हमारी प्रायोरिटी है कि उसको सबसे जल्द से जल्द उसको अदा करना। मेरी प्रायोरिटी कार नहीं है, मेरी प्रायोरिटी जो है मेरा मकान का रिनोवेशन नहीं है, मेरी प्रायोरिटी जो है अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े नहीं है। सबसे मेरी ज़्यादा प्रायोरिटी क्या है कि मेरे सर पर जो कर्जा है उसको अदा करना है, उस पर हमारी निगाह हो। फिर हम मनी सेव करेंगे और उसके जरिए से फिर इन्वेस्टमेंट के जो भी हमारे ऑप्शन है उसमें वाइजली हम इन्वेस्ट करेंगे। हमारा जो भी पोर्टफोलियो होगा
उसको हम रिव्यू करते रहेंगे कि मैंने जहाँ पर पैसे लगाए हुए हैं वो सही चल रहा है, गलत चल रहा है, उसमें फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, उसको वक्तन फवक्तन हम रिव्यू करते रहेंगे, तब जाके हम अपना गोल अचीव कर सकते हैं। अब ये बहुत जानी पहचानी बुक है, कितने लोगों ने पढ़ी हुई है? तो ये रिजिडेड वर्ड जो है वो बहुत ही फेमस बुक है और उसके अंदर कुछ लेसन्स है, बहुत कीमती लेसन्स है जो यहाँ पर है, आप लोग पढ़िए उसको कि भाई सुनना सीखना चाहिए। आदमी सुनेगा ही नहीं तो फिर क्या होगा? कल ही मैं मेरे बच्चों को बोल रहा था कि सबसे ज्यादा जो है वो लिसनिंग है। तुम सही सुनोगे तो सही समझोगे और सही समझोगे तो सही करोगे। अगर सुना ही गलत है तो फिर क्या आगे सारा गलत ही हो जाएगा। और अपने आप पर खर्च करना यानी क्या कि अपने आप को डेवलप करना, हमारा स्किल लेवल बढ़ना चाहिए, घटना नहीं चाहिए। हम रोजाना ग्रो होते हो, अपने आप पर उसको लगाना है और लग्जरीज बाय नहीं करनी है। पहले कि मैंने अभी तो जॉब चालू की है और नौकरी कार लाई दी है भाई, तो लग्जरीज पे अपने को नहीं डालना है और लायबिलिटीज जो है उसको कम से कम रखना है। हमारे एक्सपेंसेस को और लायबिलिटीज को कम से कम रखना है। और इनका एक बहुत ही फेमस वो कोट है, वो कहते रहते हैं कि सिंपल सी बात है, वो चीज खरीदो या उसमें पैसा इन्वेस्ट करो जो तुम्हें कुछ कमा कर दे। उस चीज में पैसा खर्च न करो जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाल कर ले जाती। समझ में आता? उसका एग्जांपल कार है। अगर मैंने जरूरत के लिए नहीं बल्कि शौक के लिए कार खरीदी कि मेरा वो दोस्त लेके आ गया था, मैं भी लेके आता हूँ, अब वो कार जो है वो मेरे लिए लायबिलिटी बन जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कार का इन्वेस्टमेंट मेरे जेब से पैसा लेके जा रहा है, मेरे जेब में पैसा ला नहीं रहा है। समझ में? तो इस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को हमें देखना पड़ेगा कि मैं जिसमें पैसा खर्च कर रहा हूँ वो मेरे जेब से पैसा निकाल के जा रहा है कि मेरे जेब में ला रहा है। मैंने एक फ्लैट खरीदा, उसको रेंटल दे दिया, अब वो इन्वेस्टमेंट हो गया क्योंकि वो पैसा कमा कर ला रहा है। ठीक है, तो ये उनकी बहुत कीमती चीजें हैं। तो ये पूरी बुक पढ़ने के बाद ये 10 चीजें जो है निकाल सकते हैं उसमें से। अब जो बीच में बात आई थी, ये गुजराती की वजह से चला गया ठीक है, चलो फॉन्ट्स मिसिंग है। मैंने यहाँ पर एक गुजराती में ये लिखा हुआ था कि कोई आदमी अगर रोजाना 100 रुपया सेविंग करता है, 100 रुपीज सेव करता है, तो वो क्या कर सकता है? 100 रुपीज से इन्वेस्टमेंट करके कहाँ पहुंच सकता है? उसका एक टेबल तैयार किया हुआ है, आप देखिए। अगर वो 100 रुपया रोजाना सेव करता है तो महीने के कितने हो जाएंगे? 3000 हो जाएंगे। अब 3000 में क्या बनता है आप देखिए, ये 3000 सेविंग पर मंथ है। अगर वो 5 साल तक, अच्छा देखिए आप, मैं नाम भूल गया आपका, हाँ जुल्फिकार भाई, आप देखिए अब ये जो है 5 साल तक उसको इन्वेस्ट करता है, रोजाना के 100 रुपये बचाता है, महीने में 3000 जमा करता है, उसको इन्वेस्ट करता जा रहा है। तो 5 साल में कितना बनेगा उसका? 2 लाख कितना हो गया? 10 साल में इतना बनेगा, 15 साल में इतना बनेगा, 20 साल में ये बनेगा, 25 साल में ये बनेगा, 30 में और 35 में 1 करोड़ 94 लाख, यानी तकरीबन 2 करोड़ रुपए की एसेट वो 100 रुपये पर डे सेविंग करेगा 35 इयर्स तक, तो वो कर सकता है। अब छोटी अमाउंट है, अब हम कहेंगे यार 35 साल तक कौन करता है? तो ये हम लोग जो उस एज में पहुंच गए हैं कि जो ये सोच रहे हैं कि अब हम 35 साल कहाँ जाएंगे, तो 35 मिनट का भी हमको भरोसा नहीं होना चाहिए कि हम 35 साल मिनट जिएंगे। अभी वो खाना आएगा वो मैं खाऊंगा, उसका भरोसा मुझे नहीं होना चाहिए, उससे पहले ही मौत आ सकती है। लेकिन हम इसको हमारे छोटे जो है, हमारे बच्चे जो है, जो अभी कॉलेज गोयर्स है या फिर वो अभी नए नए जॉब में है, तो उनको हम ये बातें सिखा सकते हैं, उनको ये प्रोजेक्शन दिखा सकते हैं कि देखो अगर आप अभी से इस बात पर पढ़ोगे और थोड़ा थोड़ा सेव करने का एक माइंडसेट आपका क्रिएट हो जाएगा, तो आप ये अचीव कर सकते हैं। ऐसे ही आप देख लीजिए जो अच्छा कमाने वाले हैं, जिसकी अभी 30-35 साल की उम्र है, उसके पास 5 साल 10 साल इन्वेस्टमेंट करने का चांस है, तो वो अगर इस फिगर के ऊपर जाते हैं कि भाई महीने में 10,000 या 5,000 रुपये हम इन्वेस्ट करेंगे, तो आप देख लीजिए क्या फिगर बनता है। अगर समझो 20
20 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट करता है तो वो 1 करोड़ रुपया उसके पास मिल जाता है। ठीक है, तो ये जो है माइंडसेट बनाने का एक पूरा हमारा कोशिश है कि हमारे दिमाग में ये बात बैठे कि क्यों जरूरी है इन्वेस्टमेंट। अब उसी के लिए मैंने एक हमारे यंगस्टर के लिए ये बहुत फेमस चीज़ है, मेरी बनाई हुई नहीं है, लेकिन ये बहुत ही आसान तरतीब है जिसको हम समझने की कोशिश करें। एक यंगस्टर है, जॉब पे लगता है, अब उसके लिए 50-30-20 का रोल है, जो अगर वो अपने आप पर अप्लाई करेगा, खुद के ऊपर अप्लाई करेगा, तो क्या करेगा कि भाई 50% जो है उसका अर्निंग जो है उसको 20,000 रुपीज़ है, यानी 20,000 रुपये की सैलरी पे जॉब कर रहा है। उसको क्या करना चाहिए, तो उसको 50% तो अपनी नीड्स पे खर्च करना चाहिए कि उसके घर में खर्चा है, क्या खर्चा है, रेंट है, फूड है, ट्रांसपोर्टेशन है, क्लोथ्स है, फीस है, फैमिली है, बिल्स आते हैं उसके घर पे, इलेक्ट्रिसिटी के बिल है, गैस, वाटर, इंटरनेट, ये सारे बिल्स हैं, तो उस पर उसको क्या खर्च करना चाहिए, 10,000। अब आप कहोगे अरे मैं 10,000 में कैसे हो सकता, तो वो तो 1 लाख में भी नहीं हो सकता, लेकिन चूंकि हमारी इनकम कितनी है वो देखना पड़ेगा। 10-20,000 मेरी इनकम है तो मुझे उसको इसी तरीके से प्लान करना पड़ेगा। अब 20,000 वाला जो है वो लाख वाला जो है कर रहा है, ऐसा करने जाएगा तो क्या करेगा, लाभासा हो जाए, सुधारे हमारा नहीं तो मान हो जाए। आज हमारा यही मसला है, आप निकलो बाहर, निकलो हमारे यंगस्टर को देखिए, उसमें उसके घर में जाएंगे ना, बैठने का अच्छा सोफा उसके घर में नहीं है, अच्छी कुर्सी उसके घर में नहीं है, लेकिन बाहर घूमेगा तो आईफोन लेके घूमेगा। अभी स्ट्रेटेजी है कि भाई आप 10,000 रुपये जो है इस तरीके से खर्च कर दीजिए, 6,000 में कुछ अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट है उसकी, कि भाई कार घर में अपना ने खरीद रखी है, उसको घुमाना है तो उसमें कुछ डालना भी पड़ेगा, तो उसमें कुछ डालिए, कुछ बच्चों को लेकर कहीं जाना है उसमें, और ये मंथली एक्सपेंस है कि 6,000 महीने आप उस पर खर्च कर सकते हैं, और बाकी 4,000 रुपये जो है उसको स्ट्रिक्टली अपने इन्वेस्टमेंट में डालिए। समझ में आ रही बात, कि 4,000 रुपये जो है वो इन्वेस्टमेंट में डालेगा, फिर जो भी एसेट क्लास है जो उसको समझ में आ रहा है उसमें डाले। मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक में डालिए, आपको जो 40,000 की सैलरी जब हो गई तो अब उसके लिए रूल चेंज हो गया, अब उसको क्या करना चाहिए, 40-20-40 40% है, 40,000 का 40% कितना होता है, 16,000, तो 16,000 इन चीजों में खर्च करो जो आपकी रिक्वायरमेंट है। 20% जो है वो 40,000 के 20% होते हैं, 8,000 रुपया, 8,000 में आप अपने वो जरूरत की, मतलब वो जो आपके शौक की चीजें हैं उसके अंदर खर्च करें, और 40% 16,000 रुपये जो है आप इन्वेस्टमेंट में डालें। अब जो आदमी इसको फॉलो करेगा, 40,000 की सैलरी वाला हर महीने 16,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करेगा, आप बताइए उसका प्रोफेशनल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन उसको बहुत डिसिप्लिन होना पड़ेगा। ये नहीं कि ये तो मेले में शादी थी और बीवी ने जींस करी और 10,000 का ड्रेस लेके आ गई तो मेरा इन्वेस्टमेंट ड्रेस में चला गया। नहीं भाई, मैं बहुत छोटा था, मेरे अब्बा भी बार-बार बोलते रहे कि भाई बेगाना की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मेले में शादी है और हमारे घर में खर्चे हैं। ये कैसी माइंडसेट है हमारी भाई? तो ये चीजें हमको अपने आप पर, अपने घर वालों पर अप्लाई करनी पड़ेगी अगर हमको ग्रो करना है, अगर डेवलप होना है। ऐसे ही चलो चाल चलते रहना है, मीडियम की चाल चलना है तो फिर चलते रहो, फिर कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है कि भाई हमने तय कर लिया कि मुझे इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर उसके लिए कुछ स्टेप्स है, बहुत डिटेल में जाने का टाइम नहीं है, लेकिन आप चार्ट को 2 मिनट पढ़ लीजिए, थोड़ा समझ में आएगा कि उसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि भाई अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए उसको डीमैट अकाउंट चाहिए, उसका एक प्रोसेस है, उसको हम फॉलो करेंगे। फिर जो है हमारा गोल्स है उसको हम सेट करेंगे कि भाई मेरा गोल शॉर्ट टर्म का है, मीडियम टर्म का है या लॉन्ग टर्म का है, तो उसमें क्या क्या हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में क्या है, तो कैरियर है, फैमिली है और इमरजेंसी फंड है। मीडियम टर्म में क्या होता है, तो भाई बिजनेस स्टार्ट करना है, मैरिज करना है, और कभी बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव आ गया, कोई हालात आ गए, इमरजेंसी आ गई, तो उसमें मुझे वो दिन जो है रेनी डे में कहा जाता है कि उसमें हम बाहर भी नहीं कर सकते, जैसे हमने दिखे हैं वो कभी
तो ऐसे उसके लिए हमारे पास कोई फंड होना चाहिए। और हम थोड़े यानी कमा लिए हैं तो कहीं कार के बारे करनी पड़ेगी, तो उसके लिए भी हम मैनेज कर सकते हैं कि हम प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट से पैसा जमा करके फिर कार लेंगे। और लॉन्ग टर्म के अंदर हम क्या करेंगे, कोई होम बाई करना है, कोई नया होम लेना है, किड्स का हायर एजुकेशन है, उसके लिए हमको कुछ फंड बनाना है, हज और उम्रा करना है। अब देखो हमारे बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जिनके पास अल्लाह ने वो मौका दिया हुआ था कि वो हज कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वही अपने पैसों को ज़ाया किया, उसकी वजह से वो हज नहीं पढ़ सके। लेकिन याद रखना मेरे दोस्तों, कयामत में अल्लाह पकड़ लेगा तुम्हें, इसलिए कि अल्लाह ने कुछ ऐसे अहकामात मुसलमानों पर रखे हुए हैं जिसका ताल्लुक पैसों से है। हज का ताल्लुक किससे है? पैसों से। ज़कात का ताल्लुक किससे है? पैसों। और दोनों फराइज में हैं, हज भी फर्ज है, ज़कात भी फर्ज है। सिर्फ इतना है कि शर्त लगा दी कि भाई इतना पैसा होगा तो हज करोगे, इतना पैसा होगा तो ज़कात दोगे। अब अल्लाह ने तुम्हें पैसा दिया था, लेकिन तुमने उस पैसे को ज़ाया कर दिया, गलत जगहों में इस्तेमाल कर दिया। आप किताबें उठाकर देख लीजिए, दूसरे वालों ने पूछा कि मुकद्दम क्या है, निकाह करना यानी शादी करना या हज करना? जवाब भी पढ़ लीजिए, हज करना। हज करना मुकद्दम है, निकाह से बाद निकाह बाद में करो। निकाह तो 4000 में हो जाता है, तुम 4 लाख क्यों खर्चा करते हो? इस्लाम ने तो ऐसा निकाह दिखाया, जिस 4000 रुपया महर दे दो, बात खत्म हो गई। तो उसमें तो कोई आपके ऊपर जोर जबर है ही नहीं। इसमें है हज में कि तुम्हें सफर करना है, उसके लिए आपके पास इतना खर्चा होना चाहिए, तब जाके वो तुम कर सकते हो। तो अगर तुम्हारे पास पैसा था लेकिन तुमने उसमें हज नहीं किया, आप ऐसे ही मर गए, तो कयामत में तुम्हें पूछा जाएगा कि हज क्यों नहीं किया, फर्ज अदा क्यों नहीं किया, और उसका हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए उसको हम टारगेट बनाएं कि मेरे पैसे से जो अल्लाह ने मुझे हलाल पैसा दिया हुआ है, उससे मुझे अल्लाह के घर जाना है, हज करना है, फर्ज़े को अदा करना है। और फिर चिल्ड्रन के मैरिज, तो उसके अंदर भी बहुत एहतियातन खर्च करना चाहिए, बहुत एहतियातन। अभी वो सब्जेक्ट नहीं है, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। और फिर रिटायरमेंट जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आज पूरी दुनिया में। हम लोग तो पढ़ते जानते बहुत कम है, इसलिए हमको नहीं पता, लेकिन आप देख लीजिए दुनिया के अंदर एक बहुत ट्रेंड है, खास करके अमेरिका में एक ट्रेंड है कि लोग अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं। क्या चाहते हैं? अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं। कोई कहता है कि 35 साल की उम्र में रिटायर हूं। अब हमारे यहाँ कोई कहता है कि 35 साल में रिटायर हूं, क्यों नहीं कह सकते? अमेरिकन कह सकता है मैं 35 साल में रिटायर हूं, मैं 40 साल में रिटायर हूं, 50 साल में रिटायर हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा प्लान कर रखा था कि मैं ऐसे इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे को सेव करूंगा कि जब मैं चाहूं रिटायर हो जाऊं। 40 साल की उम्र में बस अब काम नहीं करना, मेरे पैसे पड़े हुए, उसी से मेरा गुजारा चलेगा। तो ये रिटायरमेंट प्लान हमारे लिए बहुत जरूरी है। वरना क्या होता है, जब हमारे पास पैसे आते हैं तो हम बच्चों पर खूब खर्च करते हैं, लेकिन आज के बच्चे तुम पर खर्च नहीं करेंगे, याद रखना। आज के बच्चे जो है वो तुम पर खर्च नहीं करेंगे, वो अपनी बीवी पर खर्च करेंगे, तुम पर खर्च नहीं करेंगे। बूढ़ा बाप बीमार हो जाएगा, उसको एक बार हॉस्पिटल ले गया, दूसरी बार ले गया, तीसरी बार ले गया, फिर बोलेगा यार ये अल्लाह रहम करे तो सब हो। क्या मतलब? क्या बस अल्लाह उसको उठा ले। क्योंकि जिस बाप ने तुम पर इतना खर्चा किया, वो बाप आज तुम भारी पड़ रहा है। क्यों भारी पड़ रहा है? उसके पास पैसा नहीं है। हम लोग अप डाउन करते ट्रेन में, तो हमारे एक साथी वो जीपी में काम करता था, बड़ा मजाक आदमी, गैर है, तो वो रिटायर होने वाले थे कुछ ही दिनों में, तो हम उनसे बड़ी मजाक किया करते थे। तो वो क्या कहते हैं, जो आरिफ भाई આપણે તો રિટાયર થાય એટલે સવારમાં કે નાઈને સફેદ શર્ટ પહેરવાનું. એટલે કેમ સફેદ? એટલે હું આગળ કહેતો સાંભળો, સફેદ શર્ટ પહેરવાનું ને 500 ની નોટ અહીંયા મૂકવાની ખિસ્સામાં ને ફર્યા કરવાનું. એટલે પેલા ઘરમાં લોકો જોઈ, વહુ જોઈ, છોકરા જોઈ કે બાપા પૈસા છે તો આપણું કંઈ થાય. બાકી ડોહો જો લુખો હોય તો એને કોઈ ઊભો રાખે. तो ये हालत है, इससे हमें समझना चाहिए कि हमारा रिटायरमेंट प्लान क्या है। अभी मैं मेहनत कर सकता हूँ, अभी ताकत है, अभी जुस्सा है, लेकिन खत्म हो जाएगा। 50 साल का हो जाऊंगा, फिर आगे मुझे क्या करना है? बच्चों के साथ और उसके अंदर फिर हमको स्ट्रेटेजी
करेंगे, कोर्सेज ज्वाइन करेंगे अभी। हाँ, तो फिर उसके बाद जो है हमारा लर्निंग प्रोसेस, उसके अंदर क्या क्या लर्न करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट के रिलेटेड करना है तो ये फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं उसको सीखना पड़ेगा, और उसके बाद जो है टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट की जो साइकोलॉजी है उसको सीखनी पड़ेगी। तो उससे हमें आगे का रास्ता समझ आएगा। ये बहुत डिफिकल्ट है, देखो उसको दिखाने से पहले ही कह रहा हूँ कि अभी उसके अंदर हम उसको समझ नहीं सकेंगे, इस मीटिंग में तो नहीं समझे, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमने उसको बार बार पढ़ा नहीं है, तो अभी मुश्किल है। लेकिन उसके लिए तो एक आसान रास्ता भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो बिजनेस को कैसे स्क्रीन करेंगे, तो इतने बिजनेस में हम पैसा नहीं डालेंगे। देख लीजिए, वो आगे मैं बता रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन किसी का हो सकता है कि मैंने एक चीज इसमें ऐड नहीं की है, जो अभी हमारे यहाँ जैसे डाटा है, तो डाटा का एग्जीक्यूटिव आया था तो उसने हमें वो बात बताई थी कि हम लोग जो है वेपन्स बनाने वाली कंपनियों के अंदर भी इन्वेस्टमेंट नहीं करवाते हैं, जो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं की है। इसकी वजह ये है कि इसके अंदर हमारे स्कॉलर्स जो है उसका इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ ये है कि जो वेपन्स है वो वेपन्स वन वे नहीं है, वो डिस्ट्रॉयर तो है, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम डिफेंस के लिए भी है। जैसे हथियार है, वो हथियार दूसरे को, सामने वाले को तो नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन अगर वो हथियार तुम्हारे पास नहीं है तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगा, तो वो तुम्हारी अपनी डिफेंस के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। तो उसकी वजह से वो इसको अलाउ करते हैं कि उसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए ये रेशियो स्क्रीनिंग है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है जिस कंपनी के अंदर, वो कंपनी जो कारोबार कर रही है उसके अंदर हमें इतनी स्क्रीनिंग करनी है। इन स्क्रीनिंग के जरिए से हम ये बात तय कर पाएंगे कि उसका शेयर हम ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। आप बताएंगे ये कौन करने बैठेगा, है कि नहीं? दाल चावल खा के सोना जाना दोपहर को, ये कौन करेगा, है ना? तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अभी इसके ऊपर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमने सोचा हुआ है कि इस पर इंशाल्लाह एक स्पेसिफिक हम करेंगे मीट, और ज़्यादा डिटेल में जाकर उसको समझेंगे इंशाल्लाह। अब उसके लिए मैंने आपको मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, इसका फोटो ले लीजिए या नोट कर लीजिए, आपके लिए आसान ही रहेगा। अब ये जो एप्लीकेशन है वो जो पेड एप्लीकेशन है, ये इस्लामिक जो है वो पेड है, वो पैसा मांगती है वो, लेकिन हमको स्क्रीन करके देती है। जो मैंने क्राइटेरिया दिखा है वो क्राइटेरिया में वो स्टॉक आता है कि नहीं आता है वो हमको दिखा देता है। लेकिन उससे ऊपर वाली जो है इस्लामी स्टॉक जो अभी अभी वो लॉन्च हुई है और उनका डेटाबेस भी अच्छा है, मैंने उसको चेक किया हुआ है, तो वो भी हमको स्क्रीनिंग करके दे देती है फ्री ऑफ चार्ज। तो एकदम जल्दी में हमको अगर वो सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है तो हम एक सजेशन देने के लिए इस पर हम डालेंगे इस ऐप के ऊपर, तो हमें फौरन दिखाएगा कि ये आपको कौन से क्राइटेरिया में हलाल है, कौन से क्राइटेरिया में हराम जा रहा है। ठीक है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। ये वेबसाइट है और ये एप्लीकेशन है, बाकी इसको सीखना और समझना तो जरूरी है। यानी कि इसमें हम जो कंपनी के शेयर खरीदना मांगते हैं उसके डिटेल में बस सिंपल आप रिलायंस डालोगे तो वो आप रिलायंस के बारे में आपको बताएगा, जो मैंने क्राइटेरिया सीखा है इसके बारे में। ठीक है, लेकिन उसके अंदर ये 5-6 नहीं होंगे, किसी में 4 है, किसी में 3 है, किसी में 5, ये मैंने पूरा मजमूआ यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो है आपको उसका फंडा क्लियर हो जाएगा कि भाई इसके अंदर हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। और पूरी ऑथेंटिक है वो जो आप हाँ जी, वो स्क्रीन के हाँ जी, तो उसके अंदर मैं उसकी ऑथेंटिसिटी का तो मैं जमानत नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि उनका जो मेथड है वो उन्होंने ऊपर लिखा हुआ है कि किस मेथोडोलॉजी से वो फॉलो कर रहे हैं, किस मेथड को वो उन्होंने लिखा हुआ है, जो मैंने आगे स्लाइड में दिखाई वो उसी मेथड के साथ चलते हैं। आँख बंद करके तो ले सकते हैं नहीं, आँख बंद करके तो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपको आँख बंद करके नहीं करना है तो फिर आप ये खुद करना पड़ेगा। नहीं वही कंफर्म करना चाहता हूँ, अगर वो कहता है कि भाई ये ले लो तो ले ही लेना, तो आपकी नहीं देखो 90% केसेस में तो उनका जो असेसमेंट है वो सही है।
आगे का जो है वो थोड़ा टेक्निकल है, और जो लोग आगे इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं उनको क्या चीज़ें सीखनी चाहिए उसके बारे में है। तो उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते होंगे। अभी तक हमने जो देखा उसमें ग्रोथ देख लिया, स्ट्रेटेजी का बनानी है, रिसर्च करना है, स्टॉक पिकिंग करना है, स्टॉक स्क्रीनिंग करना है, ठीक है। अब जो है उसमें एलोकेशन वगैरह कैसे करते हैं उसके बारे में आगे मैंने कुछ बताया हुआ है। उसमें पूरा फ्रेमवर्क है कि स्टॉक को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे उसको डिवाइड किया जाता है। तो वही आप पढ़ते जाइए, मैं सारी चीज़ें डिस्क्राइब नहीं करूँगा, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। अब जो है एलोकेशन, पहली लाइन पढ़िए। सही है कि गलत? ओनली बेस स्टॉक्स से बेस पोर्टफोलियो नहीं बनता। अगर मैंने अच्छी टॉप कंपनी उठा ली, मैंने एग्जांपल दिया, आप समझने की कोशिश नहीं की कि भाई मैं क्रिकेट टीम बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? क्रिकेट टीम बना रहा हूँ। अब मैंने क्या किया कि 11 बेस्ट बैट्समैन की टीम बना रही। नॉलेज नहीं है मेरे पास क्रिकेट का, लेकिन मुझे बेस्ट टीम बनानी थी तो मैंने 11 के 11 बेस्ट बैट्समैन ले लिए मेरी टीम में। वो टीम क्या परफॉर्म करेगी? ऐसे ही किसी ने 11 टॉप लेवल के बॉलर से टीम बना दी, चलेगी वो टीम? नहीं चलेगी। तो मतलब क्या है कि बैलेंस करना पड़ेगा उसको कि भाई किसकी कितनी कहाँ जरूरत है। तो इसके लिए जो है हमको एलोकेशन देखना पड़ेगा कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट है उसको, मेरा पोर्टफोलियो है उसका क्या एलोकेशन होना चाहिए, कितना परसेंटेज किसमें जाएगा, कितना परसेंटेज कौन से सेक्टर में जाएगा, वो सारा हमको देखना पड़ेगा। और फिर जो है हमारा कैपिटल जो है उसका एलोकेशन भी जरूरी है। एक आदमी 1 लाख रुपया लेके निकलता है कि मुझे 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए फिर एक स्ट्रेटेजी होती है कि 1 लाख को कैसे इन्वेस्ट करेगा। ऐसे नहीं कि 1 लाख में किसी एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया या 50-50 हज़ार 2 स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिए, ऐसे नहीं, बल्कि उसके लिए एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अब जो है उसके अंदर परसेंटेज वाइज हम अगर एलोकेट करते हैं, जनरली ऐसा समझा जाता है कि पोर्टफोलियो, अच्छा पोर्टफोलियो जो होता है उसमें 10 से लेके 12, 15, 18 तक शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होते हैं, जो एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाया जाता है स्टॉक्स का उसके अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि कम से कम आपका जो एलोकेशन है वो मिनिमम 4% होना चाहिए पर स्टॉक। क्यों? इसलिए कि अगर आपने 4% से कम रखा हुआ है, 1 लाख रुपये का 4% कितना होता है? 4,000 होता है। अब मैंने 4,000 से भी कम किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, अब वो स्टॉक 200% का रिटर्न दे गया, अब मैं बैठ के रो रहा हूँ, है कि नहीं? यार इसमें ज्यादा डाला होता तो अच्छा होता। अब वो तो ठीक है, उससे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि किसी में 4% से भी कम का एलोकेशन है, और इससे बिल्कुल अपोजिट भी होता है कि कभी-कभी कोई उसके अंदर बहुत डाल दिया और वही नीचे गिर गया, फिर रोना पड़ता है। तो एलोकेशन प्रॉपर होनी चाहिए। अब उसके लिए मैं एक चार्ट बनाया वो आगे आता है, मैं दिखा देता हूँ आपको। फिर उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा कि भाई रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, तो डाइवर्सिफाई करके करेंगे कि भाई सेक्टर वाइज हम सिलेक्शन करेंगे। तो कितने सेक्टर है कि जिसके अंदर हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, हज़ार सेक्टर है, और उन सेक्टर्स के अंदर भी फिर हमारा कितना वेटेज होगा उसको हम फिक्स करेंगे। 4, 5, 6 सेक्टर जो है उसके अंदर हम लोग करें। फिर हम मार्केट कैप वाइज भी हम देखें कि मैं कितना लार्ज कैप में डाल रहा हूँ, कितना मिड में डाल रहा हूँ, कितना स्मॉल में डाल रहा हूँ। अब उनके अपने अपने क्राइटेरिया है, अपने अपने रिटर्न है, रिस्क है, वो सारी चीज़ें हम आगे कभी देखेंगे। फिर मेरा रिस्क टॉलरेंस कितना है, जो अभी इमरान भाई ने इसको कवर किया था कि मैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ मेरे अंदर कितनी ताकत है नुकसान उठाने की। कहते हैं कि बॉक्सर वो नहीं होता जो सामने वाले को ज्यादा पंच कर सके। बॉक्सर कौन होता है? अच्छा बॉक्सर कौन होता है? जो ज्यादा पंच खा सके, जो ज्यादा पंच खा सके, उसको ज्यादा मजबूत बॉक्सर कहा जाता है। इसी तरीके से हमको देखना पड़ेगा कि मेरा एपेटाइट कितना है, मैं कितना बचा सकता हूँ नुकसान को। अगर इतना नुकसान बचा सकता हूँ तो फिर आगे उस हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फिर जो है ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करेंगे, हम 12, 15 या 20 स्टॉक्स का ही अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, उससे ज्यादा नहीं बनाएंगे। उससे क्या नुकसान होगा मैं आगे दिखा रहा हूँ। मुझे कोई सेक्टर बहुत पसंद है तो मैं क्या करूंगा कि उसके लीडर को पहले चूज करूंगा कि इस सेक्टर का लीडर कौन है,
कि पेंट में कौन लीडर है, तो एशियन पेंट लीडर है, तो मैं एशियन में मेरा एलोकेशन रखूंगा, लेकिन उसके साथ साथ एक इमर्जिंग कंपनी में भी अपना एलोकेशन रखूंगा कि भाई बर्जर है वो ऐसी कंपनी है कि जो आगे जाके ग्रो कर सकती है, उसके फंडामेंटल अच्छे हैं, तो उस फंडामेंटल्स के बेस पर मैं इमर्जिंग कंपनी को साथ में ले लेता हूँ कि कभी एशियन पेंट्स आगे सैचुरेट हो गया कि मैं अभी आगे और नहीं जा सकता, तो उस वक्त मेरे पास वो स्टॉक है जो आगे जा सकता है, उसके पास स्पेस है, तो ऐसे आप एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। अब देखिए ये ओवर जो होता है ओवर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, उसका क्या हाल होता है कि ये इस एग्जांपल में मैंने 50 स्टॉक लिए हैं, कितने, अब नया नया आदमी आया ना स्टॉक मार्केट में, तो उसको कंपनी के नाम सुनकर नहीं वो मिठाई की तरह उसको अच्छा लगता है, अरे यार हमारी बात है तो अपन से बिलो कौन से बिलो कौन से बिलो कौन से, यानी उसको हर स्टॉक अच्छा लगता है, तो वो अपने पोर्टफोलियो में डालता जाता है डालता जाता है डालता जाता है। अब उसने क्या किया हुआ है कि भाई 50 25 है ना, ये 25 वाला है 50 वाला, हाँ 50 वाला है, इसमें 50 स्टॉक में उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसका देखो एलोकेशन किया क्या, हर एक में 2-2%, उसके फंड का 2-2% उसने 50 स्टॉक में डाल दिया, क्या हो गया पोर्टफोलियो 50 स्टॉक का है, 2% ईच में डाला हुआ है, 1 लाख रुपए का स्टॉक पोर्टफोलियो है, उसका CAGR क्या बन गया है 6.94, यानी वो सिर्फ वो जैसे सेविंग्स अकाउंट में जो रिटर्न मिलता है उससे ज्यादा नहीं मिल रहा है उसको। अब उससे आगे दूसरा एक आदमी है, वो ज्यादा ओवर स्मार्ट है, उसने क्या किया एकदम कॉन्सेंट्रेटेड कर लिया, मैंने दोनों बच्चों के नाम लिखे हुए हैं कि आयान ने 5 शेयर स्टॉक खरीदे, ठीक है, उसको इस तरीके से अलॉकेट किया और सरल ने ऐसे कर दिया। अब जब बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होगा, आपका पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 ही प्लेयर है, कितने हैं, तो उसमें 2 किस्म की यानी संभावनाएं हो जाती है, पॉसिबिलिटीज हो जाती है कि एक तो ऐसा हो जाएगा कि वो सिर्फ 3.3 CAGR लेके आ रहा है, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है वो 31 लेके आ रहा है, ये दोनों चीजें हो जाएंगी, कह नहीं सकते क्या होगा, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वो पोर्टफोलियो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत कम स्टॉक है, आपके पास इतना वहां पर लिवरेज नहीं है, इतना स्पेस ही नहीं है कि भाई कोई चढ़ेगा कोई उतरेगा, एक दूसरे को सेट करेंगे एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, ऐसा है नहीं। तो अगर मुकद्दर खराब रहा तो ऐसा हो जाएगा, और मुकद्दर ने साथ दिया तो ऐसा हो जाएगा। तो बीच वाला रास्ता क्या है, ये है कि हम इस तरीके से एलोकेशन करेंगे 2%, 4%, 8%, 10%, और मेरा एलोकेशन 18 स्टॉक्स में रहेगा, मैं 18 स्टॉक्स ले लूंगा और उसका इस तरीके से उसको एलोकेट करूंगा, तो क्या होगा कि भाई मेरा पोर्टफोलियो का साइज वही है 1 लाख रुपए का, लेकिन उसको मैंने इस तरीके से एलोकेट किया हुआ है, तो मेरा CAGR क्या बन के आ रहा है 15.6, जो बहुत ही हैंडसम कहा जाता है, बहुत ही हैंडसम रिटर्न है, ठीक है। अब 2% में मैंने किसको डाला, ये भी तो मुझे तय करना पड़ेगा कि मैं किसको 2% में डालूंगा, किसको 4 में डालूंगा। ये बढ़िया कि भाई जो चीज लर्निंग फेज में है, मुझे लग रहा है कि कंपनी आगे जाके कुछ कर सकती है, लेकिन अभी कहा नहीं जा सकता, मैं उसको लर्निंग फेज में समझता हूँ कि मैं उसको पढ़ूंगा, उसके बारे में आगे लर्न करूंगा, तो अभी से मैं ले लेता हूँ थोड़ा 2% उसके अंदर कुछ टैग रखता हूँ, ताकि आगे जाके अगर वो ग्रो करती है तो मुझे उसके फंडामेंटल क्लियर हो, तो मैं फौरन उसके डिसीजन ले सकता हूँ। तो ऐसी लर्निंग फेज में मैं 2% डाल सकता हूँ, और 4% इसमें डालूंगा कि जिसके अंदर मैं स्लोली अपनी पोजीशन को इंक्रीज करना चाहता हूँ, एकदम से नहीं, स्लोली, तो उसमें 4% डालूंगा। फिर जो है 8% किसको, कि जिसके अंदर मुझे अर्निंग विजिबिलिटी नजर आ रही है, जिसके अंदर जो है बहुत ही आसान तरीके से, इसको मैंने यहाँ क्या लिखा हुआ है कि भाई शूटिंग फिश इन अ बैरल, के छोटा सा बैरल है उसके अंदर फिश है, अब उसको शूट करना कितना आसान है। तो ऐसी कंपनियां जिसके अंदर बहुत ज्यादा डाउट नहीं है मुझे, क्या आसान है, समझ सकता हूँ उसको बिजनेस को समझ सकता हूँ, तो ऐसी कंपनियों में क्या मेरा डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या वेटेज रहेगा 8% रहेगा। और ऐसी कंपनियां हैं जो बिल्कुल श्योर है, वेंडर है, उसमें मैं 10% डालूंगा, क्योंकि अमेरिका के मार्केट में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा कि भाई एप्पल का स्टॉक है तो श्योर है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट है तो उसके अंदर दिक्कत नहीं है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हमको जिस पर बिल्कुल श्योरिटी है उसमें मैं 10% यानी 10% का वेटेज रखूंगा। अब
अब ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आखिरी पॉइंट है कि डू नॉट ब्रेक द रूल्स। हम कभी भी हमारा रूल ब्रेक नहीं करेंगे। अगर रूल ब्रेक किया तो वो रास्तों में एक लिखा हुआ स्लोगन होता है, क्या लिखा हुआ होता है? नजर चुकी तो दुर्घटना घटी, है ना, ऐसा कुछ है ना। हाँ, तो वो यही है, क्या है कि वहाँ की कंडीशन और उसके नैरेटिव चेंज होते रहते हैं। कैसे चेंज होते हैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ज़्यादा वीडियो देखते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूज़ पढ़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए हमने इस ग्रुप में इसको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। नहीं तो रोज लोग जो है ना वो स्क्रैप डंपिंग करते रहते हैं। किसी ने ये टिप आई तो वो भी डाल दी, ये भी डाल दिया। नहीं, मैं हरगिज़ इसको अलाउ नहीं करता। इससे बहुत सारे जो जिनका स्टडी नहीं है वो मिसगाइड हो जाते हैं। इसलिए जो है स्टडी के बेस के ऊपर हम डिसीजन लेंगे। अब ये देखो, टॉप के इन्वेस्टर जो हैं दुनिया के, वो भी कोई 100% कामयाब नहीं है। तो उनका रेशियो क्या है? 60-40 का है कि वो भी अगर 10 स्टॉक पिक करते हैं उसमें से 4 गलत निकलते हैं। कितने? ठीक है। और फिर जो है डिसिप्लिन जो है उसको हम पकड़े रखेंगे। हमारा रूल जो हमने बनाया हुआ है कि भाई मेरा एलोकेशन इस परसेंटेज के साथ रहेगा, इस सेक्टर के साथ रहेगा और इस तरीके से रहेगा, उस रूल को हम ब्रेक नहीं करेंगे। अब ये तो मैंने पहले अपने ग्रुप में भी शेयर किया था कि भाई